राम राम दोस्तों, मैं आपका मित्र राकेश गोचर फिर से आप सभी का मेवाड़ रियासत की आज के पार्ट 6 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग महाराणा उदय सिंह तक आ चुके थे, तो आज के लेक्चर में हम जिस राणा को पढ़ने जाएंगे या मेवाड़ के जिस शासक को पढ़ने जाएंगे वो है महाराणा उदय सिंह। अब इससे पहले कि मैं महाराणा उदय सिंह के बारे में अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूं कि पिछली कहानी को हमने कहां से चढ़ा था, कहां छोड़ा था। मैं महाराणा उदय सिंह की भूमिका थोड़ी सी तैयार करता हूं, फिर हम महाराणा जो उदय सिंह का शासनकाल होगा उसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं महाराणा उदय सिंह। देखो, महाराणा उदय सिंह किसके पुत्र थे? महाराणा उदय सिंह थे राणा सांगा। राणा सांगा के पुत्र थे। अब राणा सांगा के कौन कौन से पुत्र थे? एक पुत्र तो था राणा सांगा का भोजराज। भोजराज कौन था? ये भोजराज वही था जिससे मीराबाई का विवाह हुआ था। याद करो, मीराबाई का विवाह हुआ था। ठीक है। इनका दूसरा पुत्र था रतन सिंह। रतन सिंह। इनका तीसरा पुत्र था विक्रमादित्य, और उसके बाद था चौथा पुत्र उदय सिंह। उदय सिंह। अब विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों की माता एक ही थी, जो कौन थी? कर्णावती, जो बूंदी की हाड़ी रानी थी। ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उदय सिंह। अब या तो आप उदय सिंह कह दीजिए या फिर कई जगह पे आपको ये उदय सिंह द्वितीय के नाम से भी जानने को मिलेगा। उदय सिंह सेकंड भी इसको लोग बोलते हैं। अब उदय सिंह सेकंड इसको बोलते हैं, तो उदय सिंह पहला कौन था? उदय सिंह पहला वो था जो मेवाड़ का पितृहंता था, उदा, जिसने किसकी हत्या करी थी? राणा कुंभा की। ठीक है। तो उसको पूरा नाम वैसे उदा ज्यादा जानने को मिलता है, लेकिन उसका नाम उदय सिंह था, तो ये उदय सिंह द्वितीय है, लेकिन सामान्यतया उदय सिंह ही प्रचलन में है। ठीक है। तो हम आ जाते हैं राणा सांगा पर। अब देखो, हमारा आज का टॉपिक क्या है? उदय सिंह। अब इस बालक की जो वास्तविकता में जहां से हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी वर्तमान स्थिति से मैं आपको अवगत कराता हूं। मतलब उस समय की जो कहानी में हम जिस क्षण में जा रहे हैं, उस समय की वर्तमान स्थिति इसकी क्या रही होगी। देखो, इस बालक की किस्मत देखो। इस बालक का भाई भोजराज 1517 में जो युद्ध हुआ था, कौन सा? इब्राहिम लोदी के खिलाफ खातौली का युद्ध, उसमें शहीद हो गया था। देखो, मैंने आपको तब भी बताया था कि 1516 में मीराबाई का विवाह हो गया था और 1 साल बाद ही पति की मृत्यु हो गई थी। यही कारण रहे होंगे कि सांसारिक मोह माया को छोड़कर प्रभु की सेवा में, भक्ति में इसका ध्यान बढ़ता चला गया होगा। ठीक है। दूसरा बात, फिर आता है रतन सिंह। अब रतन सिंह की हत्या हो गई थी किससे? जो बूंदी के सूरजमल हाड़ा थे, उनसे इनकी ये आखेट के लिए गए थे और ये एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मनमुटाव था, तो वहीं पे इन्होंने एक दूसरे को मार डाला था, ये हत्या हो गई थी। इसकी हत्या कर दी किसने? बनवीर ने इसकी हत्या कर दी। और बनवीर प्यासा है किसका? उदय सिंह की हत्या करने का, तो वो पीछे आता है उदय सिंह के मारने के लिए। ठीक है। तो इसका भी खून का प्यासा है बनवीर। उससे पहले मां कर्णावती, ये भी क्या हो चुकी है? ये जौहर कर चुकी है। इन्हीं के नेतृत्व में मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है जब गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है। कब? 1533-34 में, इस समय। तो देखो, इस बालक की पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु कब हुई थी? देखो, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में ये घायल हो गए थे, इनको दौसा लाया गया था। दौसा में जब इनको होश आया तो इन्होंने बोला हमें तो फिर युद्ध करना है, तो युद्ध के मैदान में चलो, इरीज कालपी में मिलेंगे एमपी में। और जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे इरीज कालपी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद में देह को लाया गया और मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार हुआ। तो इनकी भी मृत्यु हो गई थी 1528 में। 27 में युद्ध हुआ था, घायल हो गए थे, 28 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक बालक जिसके पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, दूसरे भाई की हो गई, तीसरे भाई को मार डाला, माता की मृत्यु हो चुकी है और उसके खून के प्यासे लोग घूम रहे हैं, जबकि इस बालक का अभी तक कोई कसूर ही नहीं है, तो अबोध बालक है। तो इसकी किस्मत देखो, ये किस दौर से गुजर रहा होगा कि चारों तरफ से इसके ऊपर तो संकट मंडरा गया। तो अब इस क्षण में इसकी, जब ये बनवीर मारने आता है ना 1536 के समय पर, विक्रमादित्य को मारने के बाद ये उदय सिंह को मारने के लिए आता है, तो इस बात का आभास किसको हो जाता है? इसकी धाय मां पन्नाधाय को। और पन्नाधाय क्या करती है? उदय सिंह के स्थान पर अपने बेटे चंदन को सुलवा देती है। और जब बनवीर आता है और तलवार दिखाकर बोलता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो वो माँ बड़े दुखद मन से अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा कर देती है और बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर मार डालता है और रातों रात उदय सिंह को पन्नाधाय निकलवा देती है सुरक्षित। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। और कहाँ पहुंचा दिया जाता है इसे? कुंभलगढ़। ठीक है साहब। अब उदय सिंह आ गया कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ में उदय सिंह का पालन पोषण करता है यहाँ के किलेदार जो होते हैं आशादेवपुरा।
अब देखो, भले ही इसको सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन अगर ये बात पता लग जाएगी कि उदय सिंह जीवित है तो रणवीर आ चुका है और अभी वर्तमान में रणवीर बहुत शक्तिशाली है, तो यहाँ पर भी अटैक कर देगा और इसको मार डालेगा। तो इसकी प्राणों की रक्षा के लिए उदय सिंह की आशा देवपुरा और पन्नाधाय इस बात को गुप्त रखते हैं कि उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है जो जीवित है। और क्या बताया जाता है सबको कि ये आशा देवपुरा का भतीजा है जो यहाँ पर रह रहा है। 1 साल तक इस बात को गुप्त रखा जाता है और जब 1 साल के बाद इस बात का इन्हें बोध हो जाता है, पन्नाधाय और आशा देवपुरा दोनों को, कि अब इधर से कोई सैन्य अभियान नहीं आ रहा और हमारे जो नज़दीकी है विश्वसनीय जो हमारे जागीरदार कौन है, सामंत कौन है, जब उनका पता इन्हें लग जाता है कि कौन कौन रणवीर की साइड में नहीं है, तब 1537 में ये इस बात को सार्वजनिक करते हैं कि ये आशा देवपुरा का भतीजा नहीं अपितु राणा सांगा का चौथे नंबर का पुत्र उदय सिंह है। लेकिन इस समय अब कई सारे सामंत और जागीरदार तो इस बात को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और कई सारे इस बात को स्वीकार लेते हैं। कई सारे तो बोलते हैं कि भाई क्या गारंटी है कि जिस बालक को आप उदय सिंह बता रहे हो वो उदय सिंह हो सकता है वो उदय सिंह ना हो, पन्नाधाय का पुत्र चंदन हो, उदय सिंह यहीं मारा गया और पन्नाधाय चाहती हो कि भाई राज तिलक मेरे बेटे का हो जाए, तो वो झूठ बोल रही हो, इस बात की क्या प्रामाणिकता है। तो यहाँ पे 2 गुट बन जाते हैं, जो मेवाड़ के जो सामंत और जागीरदार सरदार लोग होते हैं सिसोदिया, उनके मध्य में। तो ये बड़ा विपदा का समय आ गया। तो इस समय यहाँ पे पिक्चर में आते हैं जालोर के अखेराज सोनगरा चौहान, और ये बोलते हैं कि मैं पहचानता हूं इस बालक को, ये उदय सिंह ही है, पन्नाधाय सत्य बोल रही है, और यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह के साथ कर देता हूं। तो उदय सिंह का 1537 में जयवंता बाई, जो किसकी बेटी थी, अखेराज सोनगरा की, उसके साथ विवाह कर दिया जाता है। अब ये विवाह हो गया। अब एक जो शासक है या राजा है, बड़ा पद का व्यक्ति है, वो अपनी बेटी को किसी ऐरे गहरे के साथ तो ब्याहेगा नहीं, वो किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ब्याहेगा। तो इस बात से ही ये बाकी के जिनके मन में डाउट होता है उनका डाउट क्लियर हो जाता है और सर्वसम्मति से इसे उदय सिंह को राणा सांगा का पुत्र स्वीकार कर लिया जाता है कि भाई ये जो भी बात थी वो सत्य थी। तो 1537 में विवाह होता है और 1537 में ही कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है। किसका? उदय सिंह का। तो अब देखो, अब 2 बातें हो गई। कई जगह आपको उदय सिंह का जो शासनकाल है वो 1537 से देखने को मिलेगा, ठीक है, और कई जगह आपको उदय सिंह का शासनकाल कई सारी पुस्तकों में 1540 से देखने को मिलेगा। मैं दोनों पे प्रकाश डाल देता हूं कि कारण क्या रहे होंगे। राज्याभिषेक कब हुआ उदय सिंह का? 1537 में। अब लेकिन ये रणवीर कहाँ पे बैठा? चित्तौड़ में। अब देखो, ये सपोज ये समूचा मेवाड़ है, तो मेवाड़ में चित्तौड़ प्रमुख नगर था या राजधानी थी उस समय, लेकिन चित्तौड़ पर तो आ गया कौन? रणवीर। लेकिन यहां पे कुंभलगढ़ है, यहां पे कौन आ गया? उदय सिंह। तो एक तरीके से इस समय पे चित्तौड़ में 2 सत्ताएं चल रही है, रणवीर की सत्ता चल रही है और कुंभलगढ़ की तरफ उदय सिंह की सत्ता चल रही है। लेकिन जो लोग उदय सिंह का शासनकाल 1537 से बताते हैं वो यहाँ से बताते हैं, और जो 1540 से बताते हैं वो उस समय से बताते हैं कि जो प्रमुख नगर चित्तौड़ पर या राजधानी चित्तौड़ पर उदय सिंह का अधिकार हो जाएगा। तो अब विवाह के बाद उदय सिंह क्या करता है? धीरे धीरे जो अपने विश्वसनीय लोग होते हैं उनको एकत्रित करता है, सेना संगठित करता है, और जो ये अपने ससुर जी थे जालोर के अखेराज सोनगरा, इनसे सहायता मांगता है। तो इनकी सहायता से एवं उदय सिंह के ही नजदीकी थे राठौड़ कुंपा कौन थे? ये राठौड़ कुंपा जो राव मालदेव है, कौन? राव मालदेव मारवाड़ का, जोधपुर का राव मालदेव के सेना नायक है, सेनापति हैं, ये इनके नज़दीकी थे। तो इनके द्वारा भी उदय सिंह को सहायता दी जाती है। तो अखेराज सोनगरा एवं राठौड़ कुंपा की सहायता से ये उदय सिंह रणवीर पर आक्रमण कर देता है और 1540 में एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम है मावली की लड़ाई। उदयपुर के नाम पास एक स्थान है मावली, तो मावली की लड़ाई लड़ी जाती है और मावली की लड़ाई में जो उदय सिंह है रणवीर को परास्त कर देता है, इसे मार देता है। अब समूचे मेवाड़ पर कौन आ चुका है? चित्तौड़ पर भी कौन आ चुका है? उदय सिंह। हाँ मुझू, हाँ जला दो। तो अब समूचे मेवाड़ पर कौन आ चुका है? अब समूचे मेवाड़ पर उदय सिंह आ चुका है।
तो ये जो समय था 1540, ये वही समय था, इसलिए कई सारी जगह पर आपको 1537 से भी उदय सिंह का शासनकाल देखने को मिलेगा और कई सारी जगह पर 1540 से भी देखने को मिलेगा। दोनों सही हैं, बस अपनी अपनी समझ है। कोई जहाँ पर राज्याभिषेक हुआ वहाँ से उसका शासन मानता है, और कोई जब से वो चित्तौड़ पर पीठासीन हुआ या चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा वहाँ से उसका शासन मानता है। दोनों के क्या कारण थे मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए। अब देखो, अभी क्या था, जब हम मेवाड़ से निपटे थे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जो चीज़ें अनावश्यक हैं। तो अब हम देख चुके हैं कि 1540 में समूचे मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया, उदय सिंह का। तो उदय सिंह के लिए ये बात कहना गलत नहीं होगा कि यदि आपकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है तो कैसे भी करके वो आपके पास आ ही जाएगा। अर्थात जैसे राजयोग उदय सिंह के भाग्य में लिखा था, तो ये राणा सांगा का कौन सा पुत्र था, ये राणा सांगा का चौथा पुत्र था। तो आमतौर पे उस समय राजपुताने में क्या परंपरा थी, सामान्यतः जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही उत्तराधिकारी बनता था। तो अगर ज्येष्ठ पुत्र मारा भी गया तो अगला पुत्र, वो मारा गया तो अगला पुत्र। तो देखा जाए तो उदय सिंह का तो कहीं से कहीं तक नंबर ही नहीं था, लेकिन किस्मत स्वयं इस तरीके के बदलाव लेती है और परिस्थितियां स्वयं धीरे धीरे आपके अनुकूल होती चली जाती हैं। तो उदय सिंह की किस्मत में भी वही था कि किस्मत में राजयोग था, तो चौथी संतान होने के बावजूद भी उदय सिंह के भाग्य में मेवाड़ का राज आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो, हम ये तो जानते हैं कि 1536 से लेकर 1540 तक कौन रहा था, बनवीर। कहाँ पे रहा था, चित्तौड़ में। इसका ही तो शासन था चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़ क्या था, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी था या प्रमुख नगर था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति 4 साल तक मेवाड़ जैसे राज्य की राजधानी पर अधिकार करके बैठा रहे। मतलब निश्चित रूप से इसे यहाँ के कुछ ना कुछ सिसोदिया सरदारों का समर्थन रहा होगा, सिसोदिया सरदारों का समर्थन रहा होगा। और बाद में 1540 में उदय सिंह ने भी कई सारे सिसोदिया सरदारों को अपने साथ लेकर, जालोर के अखीराज सोनगरा को लेकर, एवं जो मालदेव राठौड़ थे उनकी सहायता से, मालदेव राठौड़ की सहायता से क्या बोल रहा हूं मैं कि भले ही सहायता किसने करी थी, राठौड़ कुंपा ने, लेकिन वो किसके सेनापति थे, वो मालदेव राठौड़ के थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई बिना ऊपर प्रधानमंत्री की परमिशन के लिए भारतीय सेना कहीं लड़ने चली जाएगी। निश्चित रूप से उसकी भी सहमति रही होगी मालदेव राठौड़ की। तो एक तरीके से मालदेव राठौड़ ने सेना की मतलब सहायता की होगी। तो उदय सिंह, मालदेव राठौड़ और अपने जो बाकी बचे हुए विश्वसनीय सिसोदिया सरदार थे उनकी सहायता से वनवीर को परास्त करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सिसोदिया सरदार थे ना जो वनवीर के पक्ष में थे, वनवीर के पक्ष में थे अर्थात उदय सिंह के विरोध में थे, क्योंकि 1537 में यह बात उजागर हो गई थी कि उदय सिंह जीवित है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि उस समय मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया सरदार या जागीरदार या सामंत थे, जो भी थे, उनमें 2 गुट बट गए थे। एक तो उदय सिंह के सपोर्ट में थे और एक उदय सिंह के विरोध में थे। या ये कहना गलत नहीं होगा कि शक्ति कम हो गई थी। भाई विरोधी हो गए मतलब आपकी जो पूरी एक छत्र सेना थी वो थोड़ी कम हो गई। अब ये बात हो गई साहब। तो मैं यहाँ पर आपका ध्यान केवल और केवल इसलिए लाया हूँ क्योंकि उदय सिंह जब विजयी होकर चित्तौड़ पर आए तो भले ही वो सोनगरा, अखीराज सोनगरा एवं मालदेव राठौड़ की सहायता से उदयपुर और चित्तौड़ पर समूचे मेवाड़ पर आ तो गए हैं, लेकिन सैन्य रूप से अभी इतने शक्तिशाली नहीं हैं। और इसी समय क्या होता है, तकरीबन 1540 में जब मावली की लड़ाई के बाद उदय सिंह जी आ जाते हैं, तो उसके बाद एक घटना घटती है, एक ऐसा ही प्रसंग है, सुन लीजिए। एक व्यक्ति होता है मेवाड़ का जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ये मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला जाता है, ये मारवाड़ चला जाता है। मारवाड़ चला जाता है और मारवाड़ जाने के बाद ये मारवाड़ के मालदेव राठौड़ के पास चला जाता है। मालदेव राठौड़, उस समय मालदेव राठौड़ उदय सिंह के समकालिक थे। ठीक है, ये इधर जोधपुर में या मारवाड़ में चल रहे हैं। अब जेत्र सिंह मेवाड़ से कहाँ चला गया साहब, मारवाड़ चला गया। तो जेत्र सिंह को मेवाड़ के जो मालदेव राठौड़ है ये खेरवा की जागीर दे देते हैं। कहाँ की, खेरवा की जागीर दे देते हैं। और इस बात से प्रसन्न होकर जेत्र सिंह अपनी पुत्री किसका, स्वरूप दे का विवाह करा देते हैं। किससे, मालदेव राठौड़ से। तो मालदेव राठौड़ से स्वरूप दे का विवाह कर दिया, ये साहब जवाई जी हो गए इनके। अब कोई बात नहीं, अब एक समय पर मालदेव राठौड़ खेरवा आए हुए थे। तो खेरवा आए हुए थे तो कहाँ रुके साहब, अपने ससुर जी जेत्र सिंह जी के यहाँ रुके। तो इनकी खातिरदारी के लिए स्वरूप दे की छोटी बहन सज्जाबाई आई कि भाई जीजाजी आए हैं, मैं चाय पानी लेकर जाती हूँ। और सज्जाबाई बड़ी देखने में खूबसूरत थी। अब इसे देखकर इनका मन डगमा गया है।
ठीक है। अब मन डगमगा गया तो मालदेव राठौड़ ने जेत्र सिंह से इनकी छोटी पुत्री से विवाह जताने की इच्छा जताई। तो इसे जेत्र सिंह ने अपना अपमान समझा कि भाई एक ही व्यक्ति के मैं अपनी दोनों बेटियों का ब्याह कैसे कर दूं, ये कौन सी मतलब ये तो कोई तुक वाली बात ही नहीं हुई ना। तो इसे अपना अपमान समझा और जब मालदेव राठौड़ ने फिर जिद करी तो ये वहां से चले आए और इन्होंने अपनी छोटी पुत्री सज्जाबाई का विवाह किससे कर दिया, उदय सिंह से। उदय सिंह से अपनी छोटी पुत्री कौन, सज्जाबाई का विवाह कर दिया, सज्जाबाई का विवाह, ठीक है। अब सज्जाबाई का विवाह कर दिया। अब सज्जाबाई से विवाह कौन करना चाहता था, मालदेव राठौड़, लेकिन विवाह किससे हो गया, उदय सिंह से। तो एक तरीके से मालदेव राठौड़ उदय सिंह के विरोध में आया कि नहीं आया, भाई जिस पे तो मैं हक मारना चाहता था और तूने हमारी जिस चीज पे हमारा मन था तुमने उसी को हथिया लिया। तो एक तरीके से उदय सिंह और मालदेव राठौड़ एक दूसरे के विरोध में आ गए। अब विरोध में आने के कारण क्या हुआ, मालदेव राठौड़ ने कुंभलगढ़ पर चढ़ाई कर दी, कुंभलगढ़ पर चढ़ाई कर दी, मालदेव राठौड़ ने कुंभलगढ़ पर चढ़ाई कर दी। किंतु उदय सिंह ने इनका जो आक्रमण था इसको विफल कर दिया, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि मालदेव राठौड़ को यहाँ से वापस उल्टे कदम जाना पड़ा, ये सफल प्रयास नहीं था। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि एक स्त्री के कारण ये जिस व्यक्ति ने उदय सिंह की सहायता की थी, मालदेव राठौड़ ने तो सहायता की थी ना फिर से चित्तौड़ प्राप्त करने के लिए, उसका विरोध ले लिया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति भी एक स्त्री के कारण युद्ध लड़ सकता है, जबकि एक बड़ी बहन उससे ऑलरेडी ब्याही हुई है पर छोटी बहन के लिए युद्ध लड़ सकता है, तो ये बात बताती है कि उदय सिंह और मालदेव राठौड़ दोनों स्त्री प्रेमी टाइप के व्यक्तित्व वाले लोग थे। अर्थात ये थोड़ा स्त्री मोह माया काम वासना में थोड़ा लिप्त ज्यादा रहा करते थे, ठीक है। तो अब सज्जाबाई स्वरूप दे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे परिचय करा देता हूँ स्वरूप दे से। ये स्वरूप दे मालदेव राठौड़ की प्रिय पत्नी थी और इसी पत्नी के कहने पर मालदेव राठौड़ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की जगह पर राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, जिससे बाद में मारवाड़ में इनके बाद गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का दौर आ गया था। तो ये वही स्वरूप दे थी, ठीक है साहब। तो यहाँ पे सज्जाबाई, अब इन सज्जाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होता है वही पुत्र होता है कौन, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, इन पर भी हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बात थी, ये वाली घटना हो गई। अब इस घटना से हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो मालदेव राठौड़ और उदय सिंह अर्थात मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य जो मैत्री संबंध थे, क्योंकि राणा सांगा के समय भी राव गंगा ने मालदेव राठौड़ को युद्ध में भेजा था, बाबर के खिलाफ भेजा था, और यहाँ पर भी इन्होंने सहायता की थी चित्तौड़ में विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अब इनके बीच में खटास पड़ गई है, शत्रुता आ गई है। तो अब इस बात को हमने देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी थी 1540 पर। 1540 पर मावली की लड़ाई लड़ी गई थी और कौन आ गए थे, उदय सिंह जी आ गए थे संपूर्ण मेवाड़ पर। लेकिन 1540 में एक घटना घटती है क्या कि दिल्ली में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को परास्त कर देता है। हुमायूं को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। और दिल्ली पर किसकी सत्ता आ गई, शेरशाह सूरी की। ये शेरशाह सूरी वही शेरशाह सूरी है जिसने भारत के अंदर सूर वंश की स्थापना करी, जो कब से कब तक चला, 1540 से 1555 तक, 15 वर्षों तक चला, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। बहुत प्रभावी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था ये, जिसने बड़े सामान्य से व्यक्ति होते हुए भी इसने पूरे भारत पर एक बार के लिए तो अपनी शक्ति को मनवा लिया था। और इसने प्रारंभ में ही कह दिया था, जब ये बाबर के कैंप में गया था, बाबर के शरण में चला गया था कुछ समय के लिए, तभी इसने कह दिया था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं बड़ी आसानी से मुगलों को भारत से बाहर धकेल दूंगा। और इसने ऐसा कर भी दिया था, हुमायूं को इसने हरा के बाहर भेज ही दिया था। लेकिन इसके बाद वाले जो उत्तराधिकारी आए, इसके या वंशज आए, वो इतने काबिल नहीं थे, इसलिए वो सूर्यवंश को ज़्यादा लंबा नहीं चला सके या फिर दिल्ली की तख्त को नहीं संभाल सके। तो खैर उस बात को छोड़ते हैं। अब दिल्ली में कौन आ गया, मुगल समाप्त हो चुके हैं, फिलहाल कौन आ चुका है, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, तो ये राज्य विस्तार की नीति से ये आक्रमण करता है। अब किस पर, मारवाड़ पर। और जो इसका मारवाड़ पर आक्रमण होता है वो होता है 1544 में। अब 1544 में साहब मारवाड़ पर जब ये आक्रमण करता है तो इधर तो है गिरी और इधर है सुमेल, ये दो जगह हैं, गिरी और सुमेल। एक तरफ आके बैठ जाती है मालदेव राठौड़ की सेना और दूसरी तरफ आके बैठ जाती है किसकी सेना, शेरशाह सूरी की सेना। और यही युद्ध जाना जाता है गिरी सुमेल युद्ध के नाम से। इस युद्ध में
मैं ये कह दूं कि शेरशाह सूरी हारते हारते जीत गया या फिर मालदेव राठौड़ जीतते जीतते हार गए, ये दोनों बातें सही होगी। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी को जीतने में पसीने आ गए थे, किस्मत का धनी था ये व्यक्ति जिस कारण से ये जीत पाया। और इसके मुंह से ये शब्द निकले थे कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे, मालदेव राठौड़ को पढ़ेंगे, तब हम इसका पूरा वर्णन वहाँ पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये 1540 में। अब ये जो मालदेव राठौड़ था वो एक तरीके से शेरशाह सूरी से परास्त हो चुका है। अब मालदेव राठौड़ इतना कमजोर आदमी नहीं था, इसको 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, बड़ा वीर प्रबल शासक था ये। और इसमें वो सामर्थ्य था कि ये चाहता तो दिल्ली के तख्त पर, मतलब भारत के तख्त पर छत्र अपना स्थापित कर सकता था, अपना राज स्थापित कर सकता था, बैठ सकता था, ठीक है ना। लेकिन कुछ गलतियां रही। कुछ गलतियां क्या रही, वो गिरी सुमेल युद्ध में इसकी परास्त की हुई, वो एक अलग कारण है। हम आ जाते हैं कि मालदेव राठौड़ परास्त हो गया। अब मालदेव राठौड़ परास्त हो गया तो उदय सिंह, राणा उदय सिंह जो मेवाड़ के हैं, उनकी स्थिति वैसी थोड़ी है जैसी मेवाड़ की स्थिति राणा सांगा के समय थी। अभी तो सैन्य रूप से मेवाड़ कमजोर है। तो राणा उदय सिंह जब ये अब अगला आक्रमण कहां पे करेगा, शेरशाह सूरी मेवाड़ पर करेगा। तो उदय सिंह इससे टक्कर लेने से ज्यादा उचित समझते हैं कि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि शेरशाह सूरी का सामना करूं, और यदि मैंने सामना किया तो शायद हम सब कुछ खो बैठेंगे। तो इस बात को उचित समझते हैं वो कि संघर्ष ना किया जाए, किसी प्रकार से संघर्ष को टाल दिया जाए। और वो बिना लड़े ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां किसको भिजवा देते हैं, शेरशाह सूरी को भिजवा देते हैं। और शेरशाह सूरी भी उदय सिंह के इस व्यवहार से बड़ा प्रसन्न होता है, और वो केवल और केवल चित्तौड़ पर ही अपना अधिकार करता है, बाकी क्षेत्र पर अधिकार नहीं करता, उदय सिंह को रहने देता है। अब शेरशाह सूरी अपने बाद चित्तौड़ पर जिस व्यक्ति को छोड़ता है उस व्यक्ति का नाम है खवास खां। अब इस नाम को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यही खवास खां है जिसने चित्तौड़ पर अधिकार किया। यही खवास खां है जब शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में जीत गया था तो मालदेव राठौड़ जब जोधपुर भागा था तो खवास खां के नेतृत्व में ही शेरशाह सूरी ने सेना भेजी थी, और इस खवास खां ने जोधपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ठीक, तो एक तरीके से शेरशाह सूरी का जोधपुर पर भी अधिकार हो गया था। तो यही वो खवास खां था जो इसने चित्तौड़ पर भी अधिकार किया, जोधपुर पर भी अधिकार किया। ठीक है, अब साहब ये वाली बात आ गई। तो एक बार के लिए तो उदय सिंह के हाथ से क्या निकल चुका है, चित्तौड़ निकल चुका है, जो अभी अभी तो आया ही था भाई। पहले वनवीर के पास था, वनवीर से संघर्ष करके 1540 में लिया था और 1543-44 में वापस देना पड़ गया। लेकिन अब इन्होंने क्या है, ये कड़वे घूंट पी लिए। क्यों? क्योंकि समय उचित नहीं है, अभी मेवाड़ इस स्थिति में नहीं है सैन्य दृष्टि से कि शेरशाह सूरी जैसे शासक का सामना कर सके। कई सारे इतिहासकार उदय सिंह के इस कथन के कारण इनकी आलोचना भी करते हैं कि ये बड़ी कायराना हरकत थी, मेवाड़ के किसी शासक को ऐसा करना शोभा नहीं देता। और कई सारे इतिहासकार इनके इस कदम को उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल तर्क संगत भी बताते हैं कि भाई जो भी मेवाड़ की परिस्थितियां थी तो ये जो कदम था ये बड़ा दूरदृष्टि वाला कदम था। ठीक है, खैर जो भी हो, सबके अपने अपने मत हैं। उदय सिंह के हाथों से क्या निकल चुका है, चित्तौड़ निकल चुका है। अब चित्तौड़ तो निकल गया, लेकिन उदय सिंह जी का क्या मत था जब इन्होंने चित्तौड़ की चाबियां छोड़ी थी कि भाई युद्ध जीतने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप युद्ध में लड़ने ही जाएं, कभी कभी रण छोड़कर जाना भी युद्ध जीतने की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम हो सकता है। भाई हमारे भगवान श्री कृष्ण भी तो रण छोड़ के कहलाते हैं ना। तो आवश्यक नहीं है कि हर बार जंग लड़े सही, आप समय का ध्यान रखें कि परिस्थितियां आपके अनुकूल है या नहीं। उसी तर्क के आधार पर उदय सिंह जी ने चित्तौड़ की चाबियां बिना लड़े ही भिजवा दी थी। अब शेरशाह सूरी इधर अपना राजस्थान में जो भी काटा करना था वो करके किधर बढ़ चुका है, अपने कालिंजर अभियान पर। तो कालिंजर, अब कालिंजर के अभियान पर जब शेरशाह सूरी था तो बात है 1545 की। इस समय तोप का गोला फटने से शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु, और जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है राणा उदय सिंह फिर से इस खवास खां को पराजित करके किस पर अधिकार कर लेते हैं, अपने चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो 1545 में फिर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, राणा उदय सिंह के द्वारा। कब? ठीक है, तो अब 1545 में समूचे मेवाड़ पर फिर से कौन आ चुके हैं, राणा उदय सिंह। जैसे ही ये कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, उसके बाद ही जोधपुर और अन्य जो मारवाड़ के क्षेत्र थे, मालदेव राठौड़ भी पुनः अपने क्षेत्रों को धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मैं पैरेलल इसलिए चला रहा हूं इन दोनों को, मालदेव राठौड़ और उदय सिंह को, क्योंकि बाद में मैं आपको 5 मिनट इन दोनों शासकों पे एक छोटा सा हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैं पैरेलल इन दोनों शासकों की जो छोटी मोटी सी बातें हैं वो आपसे करता जा रहा हूँ। अब साहब पूरे मेवाड़ पर फिर से कौन आ चुके हैं, महाराणा उदय सिंह। मैं इसको रफ कर देता हूं फिर से। अब देखो
शेरशाह सूरी तो चला गया, उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद उसके वंशज आए जिन्होंने दिल्ली के तख्त को संभाला। और जब 1555 में फिर से सूरवंश का अंत हो जाता है और फिर से कौन आ जाता है? हुमायूं। लेकिन दिल्ली को हरा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि समूचे हिंदुस्तान में सूरवंश के जहाँ जहाँ पर संस्था मतलब प्रशासक रहे थे या फिर उनके नेतृत्व करने वाले लोग रहे थे, वो सब हार गए। उनमें कहीं ना कहीं अभी भी अफगान शासक बैठे हुए हैं। आप इस बात को ध्यान रखना कि अफगान, मुगल, तुर्क ये कौन कौन है, एक बार आप इसका अध्ययन करो। मैं यहाँ पे जानबूझ के इस विषय पर नहीं जा रहा, हमारा वीडियो लंबा खिंच जाएगा। ये सारे लोग एक नहीं हैं, ठीक है। तो 1555 में फिर से हुमायूं आ चुका है, लेकिन अभी कुछ कुछ स्थानों पर अभी भी कौन बैठे हुए हैं? सूरों के प्रशासक बैठे हुए हैं। तो उसी प्रकार एक प्रशासक था हाजी खां सूर। क्या नाम है? हाजी खां सूर। हाजी खां सूर से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, चित्तौड़ की चाबियां किसको पास भेज दी थी महाराणा उदय सिंह ने? शेरशाह सूरी के पास। और शेरशाह सूरी कौन था? एक इस्लामिक शासक था। तो पहले मतलब मेवाड़ के पहले ऐसे शासक थे राणा उदय सिंह जिन्होंने किसी इस्लामी शासक की अधीनता स्वीकार की थी। भाई चाहे मर्जी से की हो या मजबूरी में की हो, लेकिन अधीनता तो स्वीकार कर ली थी ना। आगे होके चाबियां भेज देना क्या होता है? भाई मैं मानता हूं कि आप मुझसे जीत गए या मेरे में दम नहीं है लड़ने का। आप अच्छे शब्दों में उस बातों को कह सकते हैं कि बुद्धिमानी थी ली, लेकिन वास्तविकता में उसका मीनिंग तो यही है ना कि मुझ में दम नहीं है लड़ने का। लो साहब, आप ये चाबियां ले लो, लड़के लोगे बिना लड़े ले लो, ठीक। तो राणा उदय सिंह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने किसी इस्लामी शासक की अधीनता स्वीकार करी थी। छोड़ते हैं उस बात को, हाजी खां सूर पे आ जाते हैं। ये सूरवंश का ही एक प्रशासक था, उन्हीं का एक नुमाइंदा था। अब देखो, धीरे धीरे मालदेव राठौड़ ने अपने मारवाड़ के क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। तो हाजी खां सूर योजना बनाता है कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है अजमेर और नागौर का, क्यों ना उस पर आक्रमण किया जाए और उस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया जाए। अब ये किस पे आ रहा है? मारवाड़ में। और मारवाड़ में कौन बैठा हुआ है साहब? मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़। अब मालदेव राठौड़ और उदय सिंह के बीच में पहले ही शत्रुता हो चुकी है। पहले शत्रुता किस कारण से हो चुकी है? जेतरी सिंह जी की छोटी बेटी से विवाह करने की इच्छा जताई थी और इन्होंने विवाह ये तो नहीं कर पाए थे, और उससे विवाह किसने कर लिया था? उदय सिंह जी ने सज्जाबाई से, ठीक है ना। तो इसके कारण शत्रुता छूट चुकी है। तो उस शत्रुता का फायदा उठाकर हाजी खां सूर ने क्या किया? उदय सिंह से सहायता ली। उदय सिंह से सहायता ली। तो उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह की सहायता से हाजी खां सूर ने किस पर अटैक किया? अजमेर और नागौर पर, और यहाँ पे मालदेव राठौड़ को परास्त कर दिया। ये विजय हो गए। अब विजय के उपरांत हाजी खां सूर ने बोला राणा उदय सिंह से कि भाई आपने जो मेरी मदद की है मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। बोलो मैं आपकी किस प्रकार से खिदमत कर सकता हूँ, किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। भाई आपको क्या चाहिए? धन, जेवर, जौहरात, जायदाद, जमीन, रत्न, आभूषण, क्या चाहिए? तो इस हाजी खां सूर की एक बड़ी सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था रंगराय। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उदय सिंह और मालदेव राठौड़ थोड़ा वो विलासिता टाइप के लोग थे, ठीक है। अब इनका मन तो केवल रंगराय पट का था, तो इन्होंने बोल दिया भाई न तो न तो जमीन चाहिए न जायदाद चाहिए, हमें तो तेरी छोटी बेटी रंगराय चाहिए, ठीक है साहब। अब हाजी खां सूर ने इस बात से इनकार कर दिया। उदय सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया। ये घटना है 1556 की, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये विवाद, जो विवाह वाला रंगराय का विवाद था, ये चलते चलते युद्ध के लेवल पर आ पहुंचा। और 1557 में अब ये हाजी खां सूर, देखना अभी यही वाला हाजी खां सूर है, ये हाजी खां सूर आक्रमण करता है किस पर? उदय सिंह पर। उदय सिंह पर। और अब ये अकेला आक्रमण नहीं करता, अब ये दोनों एंटी थे ना, मालदेव और उदय सिंह। अब ये सहायता लेता है मालदेव की। तो मालदेव राठौड़ के साथ मिलकर ये इस पर आक्रमण करता है उदय सिंह पर, और उदय सिंह को परास्त कर देते हैं। और मेड़ता का जो क्षेत्र था वो उदय सिंह को हारना पड़ता है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से दो बंदरों की लड़ाई में तीसरी बिल्ली फायदा उठा जाती है। इन दोनों की कितनी मूर्खतापूर्ण हरकत थी कि इन दोनों की लड़ाई में इसकी सहायता से ये वाला व्यक्ति एक बार इसको हराता है, दूसरी बार ये वाली व्यक्ति दूसरी की सहायता से इसको हराता है। तो मूर्ख कौन दोनों साबित हुए? ये दोनों ही तो आपस में साबित हो रहे हैं मूर्ख। कहने को अपने अपने स्तर पर ये बड़े अच्छे और वीर योद्धा रहे होंगे, बड़ी बड़ी सेनाओं के लीडर रहे होंगे, राजा हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं कि नहीं है कि एक बाहर का व्यक्ति इन्हें पागल बना के एक बार ये इससे भिड़ा रहा है, एक बार ये इससे भिड़ा रहा है, ठीक है। खैर कुछ नहीं, जो ये बात थी वो हो गई। तो इनको ये वाला क्षेत्र
गंवाना पड़ता है मेड़ता का उदय सिंह जी को। अब ये वाली जो लड़ाई थी ये हाजी घांसुर और मालदेव राठौड़, ये हरमाड़ा नामक जगह पर हुई थी, हरमाड़ा। तो इस लड़ाई का नाम भी हरमाड़ा का युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो इसको एक बार रफ कर देते हैं। अब देखो 1540 में समूचे मेवाड़ की गद्दी पर पीठासीन होने के बाद अब तक के समय तक महाराणा उदय सिंह को इस बात का आभास हो चुका है कि मेरे जो प्रमुख नगर हैं, चाहे वो चित्तौड़ हो चाहे वो कुंभलगढ़ हो, वो उतने सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उन पर बार बार आक्रमण हो रहा है। चित्तौड़ पर देखो चढ़ाई करने के लिए आपके कौन आ गया था, शेरशाह सूरी आ गया था। उसके बाद कुंभलगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए कौन आ गया था, आपका मालदेव राठौड़ आ गया था। तो अब उन्हें एक सैन्य दृष्टिकोण से एक ऐसे क्षेत्र की तलाश करने की जरूरत महसूस हुई जहां कल को विपदा के दौर में मैं मेवाड़ की जनता को सुरक्षित पहुंचा सकूं। तो इसी के मद्देनजर उन्होंने 1559 में गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की स्थापना करी, उदयपुर नगर की स्थापना करी। और इन्होंने इसी समय पर आयड़ नदी के किनारे बांध बनाकर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। भाई अगर नगर बसेगा तो जनता आएगी, जनता आएगी तो गुजर बसर के लिए पानी तो चाहिए ही सही, तो उदय सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है साहब। अब कई बार प्रश्न आता है कि क्यों किया गया था उदयपुर नगर का निर्माण, क्यों किया गया था, स्थापना क्यों हुई थी। तो उसका मेन कारण है सैन्य दृष्टिकोण से जो उदयपुर नगर है वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा पड़ा है। तो पहाड़ियों से घिरा पड़ा होने के फायदे क्या हैं कि फटाफट कोई बड़ी सेना इन पर आक्रमण के लिए नहीं आ सकती, थोड़ा सा दुर्गम मार्ग है, और आती भी है तो इनकी चौकियां ऊपर ऊपर हैं, ये आराम से दूर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इधर से अटैक होगा तो इधर से भाग जाओ, मतलब कई सारे मार्ग इनके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इन्होंने किस दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी, क्योंकि हरमाड़ा के युद्ध में भी ये परास्त हो गए थे। तो अब इन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना कर दी। अब एक बार हम उदय सिंह जी को थोड़ा सा हटाकर इस समय पर दिल्ली के तख्त पर कौन आ चुका है, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आ चुका है। तो अब हमारा थोड़ा सा ध्यान हम अकबर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि अकबर की ओर ले जाने के बाद ही अकबर का उदयपुर से क्यों संघर्ष होगा, उदय सिंह जी से क्यों संघर्ष होगा, उसकी हम पृष्ठभूमि बना पाएंगे। तो मैं इसको रफ करता हूं और हम आ जाते हैं अकबर पर। तो मित्रों अब दिल्ली की तख्त पर कौन आ चुका है, अकबर। तो अकबर के हम चंद उन आक्रमणों का या फिर उन सैन्य अभियानों का जिक्र करते हैं जिनका कहीं ना कहीं प्रभाव मेवाड़ की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो उसी में से एक घटना है कि 1561 में अकबर मांडू पर आक्रमण करवाता है अपनी सेना द्वारा, और तब उस मांडू पर कौन था, बाज बहादुर। बाज बहादुर, अब बाज बहादुर पर आक्रमण करवाता है। तो इस समय जो अकबर की सेना थी वो बाज बहादुर को परास्त कर देती है और इसे भागना पड़ता है कहां पर, बुरहानपुर, बुरहानपुर। और ये बुरहानपुर में जाकर शरण लेता है। लेकिन इसकी एक रानी होती है जो होती है रानी रूपमती, ये एक राजपूत रानी होती है। अब देखो राजपूत लोगों की परंपराओं की जड़ें कितनी गहरी है, इस बात का उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये एक राजपूती रानी थी, भले ही एक मुस्लिम से ब्याही गई थी, लेकिन इस पर अपनी परंपराओं का इतना गहरा असर था कि इसको पता था कि मुगलों की सेना आई है। अगर ये बाज बहादुर तो भाग गया है तो छोड़कर मांडू को, लेकिन अब ये मांडू पर अधिकार करेगी और रानी रूपमती को बंदी बना लेगी। तो रानी रूपमती को बंदी बना लेगी तो इसका जो भी सेना नायक होगा वो इसे अपना गुलाम बना लेगा। गुलाम बना लेगा, एक तरीके से सेक्स वर्कर बना लेगा, रेप शेप इस प्रकार की क्रियाएं की जाएगी। तो इस प्रकार के जीवन से अच्छा है जो राजपूती परंपराएं हुआ करती थी कि अपने सतीत्व की रक्षा की जाए। तो ये इसे जौहर करने का तो मौका मिलता नहीं, क्योंकि जौहर के लिए तो केसरिया भी करना पड़ता है, और हर किसी में वो दम कहा कि जो मातृभूमि के लिए कफन बांध के रणभूमि में चला जाए। तो ये क्या करती है, इस समय जौहर तो होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो मुस्लिम शासक था, तो ये स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेती है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। तो ये अपनी आत्महत्या कर लेती है। ये सिर्फ मैंने राजपूती परंपराओं की जड़ें कितनी गहरी है उसका उदाहरण देने के लिए इस बात का जिक्र किया आपसे। अब ये बुरहानपुर भाग चुका है, लेकिन समय देखकर ये फिर से लौटता है बाज बहादुर मांडू, और मांडू पर अपना अधिकार कर लेता है। तो 1562 में फिर से अकबर की सेना द्वारा मांडू पर आक्रमण किया जाता है। अब बाज बहादुर फिर से छोड़ भागता है, भाई लड़ने की तो बस की होती नहीं है, थोड़ी बहुत देर संघर्ष करता है फिर इसको छोड़ के भाग जाता है। और अब ये शरण कहाँ लाकर लेता है, चित्तौड़ में जाकर शरण लेता है। और चित्तौड़ में अभी कौन है, चित्तौड़ अर्थात मेवाड़, मेवाड़ में कौन है, राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह के पास जाकर ये शरण लेता है। अब इसी समय एक घटना भी घटती है, कौन सी घटना, कि जनवरी 1562 में
ये चित्तौड़ अभियान मैंने बोला ये अकबर की सेना, अकबर स्वयं नहीं है यहाँ पर, अपनी सेना भेज रहा है, ठीक है। और इस समय अकबर अपनी तीर्थ यात्रा पर है, वो अजमेर अपने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके दर्शन के लिए आया है। तो जब ये अजमेर से इस तीर्थ यात्रा पर था, उसी दौरान जयपुर मतलब आमेर के पास जगह है सांगानेर, सांगानेर नामक स्थान पर जो अकबर, ये आमेर का राजा था कौन, भारमल या बिहारीमल, बिहारीमल या भारमल कई जगह पे आपको देखने का मिलेगा। वो सांगानेर में अकबर के रुकने के लिए व्यवस्था करता है, बढ़िया उसका स्वागत करता है, यहाँ पर आता है और जनवरी 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और ये बिहारीमल ही राजपूताने का पहला शासक था जिसने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। जनवरी 1562 में अधीनता स्वीकार करी जाती है और फरवरी में अपनी पुत्री हरकाबाई या हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया जाता है, अकबर से। और ये हरकाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी जो बाद में कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब कई सारी, अब ये मैं इस ओर क्यों आ रहा हूं कि भाई जयपुर की ओर आ गए हम, अकबर की ओर आ गए, थोड़ा सा तो मेवाड़ पर प्रभाव है और थोड़ा सा इस कथा को हमको रोचक करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये जो मरियम उजमानी है, जो वर्तमान की, जो आपने एक मूवी देखी हो कि जोधा अकबर, उस जोधा अकबर में इसी को जोधा बताया गया है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। क्योंकि जोधपुर की बेटी से भी मुगलों के विवाह संबंध हुए थे, लेकिन वो अकबर का जो पुत्र आएगा सलीम, जो इसी से पैदा होगा, मरियम उजमानी जिस पुत्र को जन्म देगी वही होगा सलीम या जहांगीर, उससे जोधपुर की बेटी का विवाह हुआ था, मोटा राजा भारमल की जो पुत्री होंगी। तो वो फिर भी जोधा हो सकती है जोधपुर की कहने के कारण, लेकिन ये जोधा कतई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि बाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये जो जितने भी मुगल शासक हुए थे, इनके किरदारों को लेकर के कुछ नाटक गढ़े गए, कुछ नाटक गढ़े गए। कब? 18वीं और 19वीं शताब्दी में। अब इन नाटकों में कहानियों को रोचक बनाने के लिए या फिर जनता को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आए, इस प्रकार की उनमें रचनाएं गढ़ने के लिए कुछ एक काल्पनिक किरदार गढ़े गए। और उन काल्पनिक किरदारों में से ही एक है अनारकली और एक है जोधा, जोधा भाई, ठीक है ना। तो ये एक काल्पनिक किरदार हैं जो उन नाटकों के हैं, और वास्तव में वर्तमान में जो भी इन नाटकों को और फिल्मों को देखकर ही लोग उसे इतिहास समझ बैठते हैं, जो सरासर गलत है, ठीक है। और बनाने वाले भी इतिहास की पुष्टि उतनी करते नहीं है, उन्हें भी अपने, सबको अपने निजी स्वार्थ से मतलब होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये मरियम उजमानी है, जोधा नहीं है। और जोधा जो जोधपुर की है उसका अकबर से विवाह नहीं हुआ, उसका सलीम से विवाह हुआ था। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, तो हमने इस पहलू को भी टच कर लिया। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि साहब इस घटना से हमारा क्या लेना देना था। इस घटना से हमारा ये लेना देना था कि सबसे पहले इसने, बिहारीमल ने अकबर से संधि कर ली या फिर रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर लिया। अब इसके कारण क्या हुआ, इसका प्रभाव बाकी की आसपास की रियासतों पर आने लगा और धीरे धीरे अकबर, मुगल जो अकबर के द्वारा जो राजपूताने की अदर बाकी की रियासतें थी उन पर अपना प्रभाव पड़ने लगा या बढ़ने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी ओर रुझान बढ़ता चला गया, अकबर की ओर रियासतों का। अब भाई अकबर की एक नीति थी, अकबर की एक नीति क्या थी, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब 1562 में जब अकबर ने मांडू पर आक्रमण किया तो बहादुर भाकर कहाँ आया, चित्तौड़, उसने शरण ले ली, उदय सिंह की शरण में आ गया वो, ठीक है। इसी प्रकार 1563 में अकबर की सेना आक्रमण करती है किस पर, मेड़ता पर, और वो परास्त कर देती है मेड़ता के शासक जो होते हैं जयमल राठौड़ को। और जयमल राठौड़ कहाँ आ जाते हैं साहब, ये आ जाते हैं चित्तौड़, चित्तौड़ में आकर ये शरण ले लेते हैं। कहाँ आकर शरण ले लेते हैं, चित्तौड़। और चित्तौड़ में कौन है, उदय सिंह, उदय सिंह। अब देखो अकबर महत्वाकांक्षी शासक था, स्वाभाविक है, तो वो पत्र भेजता है, क्योंकि भाई इन्होंने संघर्ष किया है ना, अधीनता तो स्वीकार नहीं करी। जिस प्रकार से आमेर ने अधीनता स्वीकार करी थी बिना लड़े, उस प्रकार से न तो बहादुर ने अधीनता स्वीकार करी न जयमल राठौड़ ने, तो एक तरीके से तो शत्रु हो गए। तो शत्रु हो गए तो उदय सिंह को अकबर के द्वारा पत्र भिजवाया जाता है कि साहब इन्हें मुझे आप सुपुर्द कर दें। लेकिन उदय सिंह जवाब देते हैं कि साहब मैं एक हिंदू शासक हूं और हिंदू शासक अपने शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे सकता है, लेकिन इस प्रकार से वापस नहीं लौटा सकता। और दूसरी बात यह कि जो अकबर था, अकबर को चित्तौड़ पर भी तो अपना अधिकार करना था, मेवाड़ पर भी तो अपना अधिकार करना था। तो उदय सिंह पर दबाव बनाना, वैसे भी वो चाह ही रहा था कि मैं कैसे ना कैसे किस बहाने से उदय सिंह की ओर बढ़ूं। तो साहब अब दूसरा कारण ये था, महत्वाकांक्षी शासक है, मेवाड़ पर अधिकार करना है,
और उदय सिंह को जब ये भेजा गया, भाई मैत्री संबंध के लिए प्रस्ताव भेजे गए, 2 प्रस्ताव आए, 2 शिष्टमंडल आए। पहला तो था भारमल के नेतृत्व में, ठीक है, ये भारमल कौन है, जिसने अकबर से अपनी बेटी का रिश्ता बनाया था, ठीक है। दूसरा आया टोडरमल, टोडरमल ये नवरत्नों में से एक है, ठीक है, टोडरमल के नेतृत्व में। ये 2 शिष्टमंडल आए जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि भाई आप अकबर से संधि कर लें। संधि क्या कर लें, एक तरीके से गुलामी स्वीकार कर लें, ठीक है, जिसका उदय सिंह ने सरासर मना कर दिया कि साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, ये वही उदय सिंह है जिसने बिना लड़े चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी शेरशाह सूरी के हाथों में, और ये वही उदय सिंह है जो अब अकबर जैसे जो दिल्ली के तख्त पर जो बहुत खूंखार आदमी आकर बैठ चुका है, उसका संघर्ष करने के लिए तैयार बैठा है। तो ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ भाई? ऐसा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय मेवाड़ की सैन्य स्थिति ऐसी नहीं थी कि संघर्ष किया जाए। अब इस वाली स्थिति में मेवाड़ सैन्य रूप से समय के साथ इतना सशक्त हो गया है, इसलिए ये इसका विरोध ले रहे हैं, ठीक है साहब। तो ये 2 शिष्टमंडल आते हैं, भारमल और टोडरमल के, जो उसके नियुक्ति में या उनके नेतृत्व में वो विफल हो जाते हैं। तो अब ये निश्चित हो जाता है कि साहब अकबर का और उदय सिंह का टकराव निश्चित होगा। अब इसी टकराव की भूमिका के बीच हम आ जाते हैं एक व्यक्ति पर जो बाद में मेवाड़ के अंदर अपना नाम अमर करने वाला है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देखो ये जो जयमल राठौड़ शरण लेने आए थे चित्तौड़ में उदय सिंह जी के पास, तो उदय सिंह जी ने इन्हें, जब इस प्रकार से कोई भी सामान्य व्यक्ति दूसरी रियासत में जाता था शरण लेने के लिए, तो उसे वहाँ के सामान्य रूप से शासक के द्वारा सम्मान दिया जाता था और कोई ना कोई अच्छा उसके लायक पद दे दिया जाता था। तो ये इसको अपना सेना नायक बना लेते हैं, ठीक है साहब, अपनी सेना में एक उच्च पद दे देते हैं। अब इन्हीं के भतीजे होते हैं कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़। ये फिलहाल कहाँ पर है? मारवाड़ में। लेकिन अपने किन्हीं निजी कारणों के कारण ये नाराज होकर ये भी मेवाड़ आ जाते हैं, और मेवाड़ में कहाँ जाते हैं? अपने काका जयमल राठौड़ के पास। तो जयमल राठौड़ इनका परिचय उदय सिंह से करवाते हैं। ये बड़े युद्ध कौशल में बड़े निपुण होते हैं। तो उदय सिंह जी भी क्या है साहब, इनसे प्रसन्न होकर कल्ला राठौड़ को रनेला का प्रशासक बना देते हैं, रनेला की जागीर दे देते हैं। अब साहब इनको रनेला का प्रशासक बना दिया गया, ठीक है साहब। अब एक बार के लिए रनेला का प्रशासक बना दिया गया। अब ये जाएंगे साहब कहाँ? रनेला, क्योंकि राज तिलक होना है रनेला में। तो जब ये रनेला की ओर प्रस्थान करते हैं तो बीच में तेज बारिश के कारण इनको रात्रि विश्राम लेना पड़ता है। और रात्रि विश्राम कहाँ लेना पड़ता है? इन्हें शिवगढ़ में। अब इस रात्रि विश्राम के दौरान इनका परिचय होता है वागड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से। कृष्णा कुमारी या कृष्णकांता भी आपको देखने को मिल सकता है। कृष्णा कुमारी से इनका परिचय होता है और ये दोनों एक दूसरे को पर मोहित हो बैठते हैं, या फिर लव एट फर्स्ट साइट इनमें हो जाता है। अब साहब अगले दिन सुबह हुई, इनका प्रस्थान शिवगढ़ से आगे बढ़ गया। कहाँ पहुँच गए ये पहुँच गए रनेला। रनेला पहुँचे, राज तिलक हुआ, इनको रनेला का प्रशासक बना दिया गया, ठीक है साहब। अब बाद में वागड़ के जो कृष्णदास होते हैं, वागड़ के जो राजा होते हैं, वो अपनी पुत्री के चेहरे के हाव भाव देखकर पहचान जाते हैं कि मेरी बेटी का मन विचलित है, और कारण जानने की चेष्टा करते हैं तो पता लगता है कि इनका मन तो कल्ला राठौड़ पर आ बैठा है। और कल्ला राठौड़ का जब ये आगे पीछे का पता करते हैं तो पता लगता है कि यार ये तो बढ़िया आदमी है, यहाँ का रनेला का प्रशासक है, तो पुत्री के लायक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी पुत्री के लग्न का श्रीफल कल्ला राठौड़ के पास भेजते हैं, जिसे कल्ला राठौड़ सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। मतलब विवाह का संबंध भेजा और इन्होंने वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब सब तिथि निकाली जाती है। अब तिथि निकाली जाती है तो जिस दिन विवाह की डेट थी या वो तिथि थी, उस दिन कल्ला राठौड़ तोरण मारने के लिए रनेला से कहाँ जा रहे हैं? ये रनेला से जा रहे हैं वागड़। वागड़ क्षेत्र जो राजस्थान, दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, वहाँ जा रहे हैं। अब जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं, द्वार पर तोरण मारते हैं कि उसी समय पीछे से एक मैसेज लेकर आता है, एक जो दूत आता है मेवाड़ का, वो एक संदेशा लेकर आता है और कल्ला राठौड़ को बताता है कि चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने चढ़ाई शुरू कर दी है। अब ये बात जानकर कल्ला राठौड़ चित्तौड़ के प्रति भाई बड़ा भाव रखेंगे ना, उदारता वाला। कोई भी अच्छा व्यक्ति है तो कभी भी एहसान नहीं बोलता उसकी मदद करने वाले को। तो उदय सिंह जी ने इन्हें रनेला की जागीर दी थी, तो इन्होंने बोला कि मेरा तो कर्तव्य बनता है अब मैं चित्तौड़ पहुंचूं। तो अब ये क्या करते हैं कि ये जो कृष्ण कुमारी थी उससे वरमाला तो ग्रहण करते हैं, लेकिन किंतु उन्हें ये वचन देकर चले जाते हैं कि मैं फिर से मिलने आऊँगा, लेकिन मुझे अभी चित्तौड़ जाना होगा। और कृष्णा कुमारी भी बोलती है कि आप इस जन्म में हमें मिलना हो ना हो, भाई इस जन्म में मुझे आपके साथ रहने का सुख मिले ना मिले, लेकिन किंतु आप मुझे स्वर्ग में अपने साथ जाने का सुख अवश्य देना। ठीक है, ये इतनी सी छोटी सी बात होती है और ये आप चले जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं ये साहब? ये आ गए चित्तौड़ में। अब चित्तौड़ में कौन कौन है? चित्तौड़ में कल्ला राठौड़ है,
जयमल राठौड़ है, उदय सिंह है, इनका संपूर्ण परिवार है, और यहाँ पर एक व्यक्ति और है, फत्ता सिसोदिया। अब क्या होता है, जिस समय चित्तौड़ पर अकबर की सेना घेरा डालती है, उस पूरी की पूरी भूमिका पर अपन आ जाते हैं। अब बात है अक्टूबर 1567 को अकबर की सेना चित्तौड़ पर, यह है, मैं बना देता हूं इसको, ये चित्तौड़गढ़ ये दुर्ग है और ये एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी के आसपास अकबर की सेना क्या डाल देती है, अपना घेरा डाल देती है। ये अकबर की, मैं मुगलिया सेना बोल देता हूँ, मुगल सेना, ये ब्रैकेट में कौन लिख दूं मैं, अकबर। अब ये अकबर की सेना यहाँ पर घेरा डाल देती है। अब देखो, अकबर ने या मुगलों ने भारत के अंदर जितने भी युद्ध जीते, उनमें आपको कई बार देखने को मिलेगा कि उनकी सेना छोटी थी, फिर भी वो युद्ध में विजय रहे। उसका बड़ा कारण था तोप खाना, तोपों का प्रयोग, बंदूकों का प्रयोग। अब ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है साहब, ये ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ से ये तोप चलाएगा तो इसकी चोपें वहां तक, गढ़ तक पहुंच नहीं पा रही थी इसके गोले, फलस्वरूप गढ़ तो सुरक्षित है, पहाड़ पर तोप चढ़ नहीं सकती। तो अब ये क्या करें, अब इनके पास बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। और ये चित्तौड़ के लोग क्या करते थे, ये अपने पूरे गढ़ के अंदर पैक है और समय देखकर अचानक से गेट खोलते और भीषण सेना अचानक से बाहर निकलती और मुगलों की सेना का नरसंहार करके फिर से थोड़ी देर में अंदर घुस जाती और फिर से कपाट बंद कर लिए जाते। अब यही चलता रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यही चलता रहा। अकबर हो गया परेशान। अब अकबर परेशान हो गया तो अकबर ने बोला कि साहब क्यों ना इसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी और बनाई जाए और उस पहाड़ी पर तोप रखकर वहां से गोले दागे जाएं, जिससे इस किले की दीवारों को जीर्ण शीर्ण किया जा सके, ताकि हम अंदर प्रवेश कर सकें। अब यहाँ पर कोई भी अगर मिट्टी डालने आएगा, भाई कोई पहाड़ी बनाने के लिए मिट्टी डालने आएगा, तो यहाँ पे तीरंदाज बैठे हुए हैं, ये तीर मार के उसे मार देंगे। तो इस कारण से कोई सैनिक ये मिट्टी डालने को भी तैयार नहीं था भाई पहाड़ी बनाने के लिए। तो ऐसा सुनने को मिलता है कि अकबर ने उस समय घोषणा की थी कि अगर कोई 1 तगारी मिट्टी भी डालेगा तो मैं उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। और फिर से जाके ये कामधाम शुरू होता है छोटी पहाड़ी बनाने का, लेकिन वो भी प्रयास सफल नहीं हो पाता है। अब अकबर आ चुका है परेशान, क्यों? क्योंकि ये बाहर आते हैं, अकबर की सेना को मारकाट करते हैं, फिर से अंदर घुस जाते हैं। अब अकबर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर ही नहीं पा रहा है। अब ऐसा क्या हो गया साहब, अब धीरे धीरे देखो अकबर की सेना तो भले ही मर रही है, लेकिन बाहर से हम बोल रहे थे ना कि कई सारी जगहों पर अकबर अपना आधिपत्य स्थापित करता हुआ आ रहा है। जैसे आमेर से इसने संधि कर ली, मेड़ता पर अधिकार कर लिया, मांडू पर अधिकार कर लिया। अब इधर मांडू है चित्तौड़ के इधर, तो इधर से सेना आ जाएगी। ऊपर आमेर है, आमेर से सेना आ जाएगी, ठीक है ना, मेड़ता से सेना आ जाएगी। तो अकबर को निश्चित रूप से बाहर से लगातार सपोर्ट मिलता जा रहा था, लेकिन ये अंदर के लोग तो ये क्या हो गए साहब, ये तो कैद हो गए। और जब ये अकबर के, मान लो अगर ये 400 लोग मार के जाते होंगे तो 50 लोग तो इनके भी मरते ही होंगे। तो इनकी भी जो सैन्य शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और अकबर की सैन्य शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि निरंतर सपोर्ट आता जा रहा है। और इसी समय जो गोगुंदा का क्षेत्र था वहां पर भीलों का विद्रोह हो जाता है। वहां पे जो भील जनजाति के लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं। तो अब ये तो अपनी ही प्रजा है ना भाई, मेवाड़ के क्षेत्र में, तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए, इन्हें समझाइश बुझाइश के लिए, और दूसरा एक ये भी कारण था कि साहब यहाँ तो अकबर का संघर्ष आप चित्तौड़ राणा उदय सिंह जी से हो रहा है, अगर आप मर गए तो ये संघर्ष यही समाप्त हो जाएगा, समूचा मेवाड़ पर अकबर का या फिर मुगलों का आधिपत्य हो जाएगा। तो ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। यही बात को मद्देनजर जितने भी यहाँ के सरदार होते हैं, सिसोदिया सरदार, वो सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय लेते हैं कि राणा उदय सिंह को सपरिवार सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। राणा उदय सिंह सपरिवार उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, ताकि अगर हम ये हार भी जाएं तो भी केवल चित्तौड़ हाथ में आए, समूचा मेवाड़ अकबर के या मुगलों के अधीन ना हो। तो इसी दृष्टिकोण से उदय सिंह जी को निकाल दिया जाता है। और इस बात पर गौर करना, बात कब की है, 1567 की। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में, और 1540 में, और ये घटना है 1567 की। इस समय महाराणा प्रताप भी 27 वर्ष का एक बहुत वीर युवक था। अब कुछ तो कारण रहा होगा ना कि वो इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़कर जाना पड़ा, वरना जो व्यक्ति इतने समय तक अपनी छोटी सी सेना से इतने बड़े दिल्ली की सल्तनत पर जो आदमी पीठासीन हो उससे संघर्ष करता रहा, वो क्या इतनी आसानी से छोड़ जाता। तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इनके बारे में और पता करना कि ऐसा क्यों हुआ कि इन्हें छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, तो खैर कुछ भी हो, अब सपरिवार यहाँ से निकाल दी गए। अब लोग बोलेंगे सर चारों तरफ से तो घेर लिया था, गुप्त मार्ग भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे तैसे ये कहाँ पहुँच गए, गोगुंदा पहुँच गया। अब राणा उदय सिंह पहुँच चुके हैं गोगुंदा, और जाने से पहले वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का दायित्व दे चुके हैं किसको, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को। फत्ता सिसोदिया रक्षा का
दुर्ग की रक्षा का दायित्व इनको सौंपकर वो निकल गए। अब देखो, अब यही घटना चल रही है, अचानक से बाहर निकलते हैं, इनका दमन करते हैं और वापस अंदर आ जाते हैं। अब धीरे धीरे अकबर परेशान हो गया, तो अकबर ने बोला तोप तो लगा नहीं सकते, तो अकबर ने क्या दीवार यहाँ पे सुरंगें खुदवाना शुरू किया, और सुरंगें खुदवा के ये जो किले की दीवारें थी इनके आसपास बारूद लगवा दिया कि भाई बारूद के विस्फोट से ये किले की दीवारें जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, तो हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। तो ये सुरंगें खुदवा के बारूद फोड़ते, और जहां जहां ये दीवारें जीर्ण शीर्ण होती, रात्रि काल में जयमल और फत्ता क्या करते, इनकी मरम्मत करवा लिया करते। अब यही कार्यक्रम चल रहा था कि एक दिन रात को जब जयमल राठौड़ अपनी जीर्ण शीर्ण दीवारों की मरम्मत करवा रहे थे, तभी अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से गोली मारी, और वो गोली जयमल राठौड़ के पैर पर जा लगी। तो इनका पैर क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, चोटिल हो गई है। अब ठीक है साहब, ये चोटिल हो गए। अब धीरे धीरे चित्तौड़ की स्थिति समझो, ये डेली जाते हैं, लड़ने जाते हैं, मार काट करके आते हैं, कुछ सैनिक मर जाते हैं। तो धीरे 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 चित्तौड़ के अंदर सैन्य बल कम पड़ता जा रहा है, और जो खाने का अनाज था, भाई बाहर से तो कोई सप्लाई आ नहीं रही, तो इनके जो भी भंडारण थे वो भी कम होते जा रहे हैं। तो अब वो स्थिति आन पड़ी कि अब साहब बाहर मुगलिया सेना इतनी हो चुकी है कि विजय संभव नहीं है। तो डिसाइड किया जाता है कि साहब साका होगा। अब साका एक राजपूती परंपरा है, जब सामने कोई विकल्प नहीं बचता है तो जितने भी सैनिक होते हैं वो सर पर केसरिया धारण करके, ठीक है, मातृभूमि की रक्षा में जो होगा देखा जाएगा ये सोचकर निकल पड़ते हैं। और जो भी महिलाएं होती है वो जौहर कर लेती है अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए। सतीत्व की रक्षा के लिए मतलब बाद में ये लोग आएंगे तो रेप काट मचाएंगे वही अपने बच्चों के साथ, तो क्यों ना, उससे तो ऐसे जीवन से या इनके गुलाम बनने से अच्छा है हम अपने प्राण ही त्याग दें। तो ये कर लेती है, तो डिसाइड होता है कि साका किया जाएगा। तो साका किया जाता है। तो जो पत्ता सिसोदिया है, इनकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में तो होता है यहाँ पर जौहर, और जो जयमल राठौड़ है इनके नेतृत्व में यहाँ पर होता है केसरिया। तो जौहर की घटना हो गई। अब ये जो केसरिया की घटना है ये घटती है, अगले दिन ये बाहर निकलते हैं 24 फरवरी को 1568। देखो आक्रमण कब हुआ था, अक्टूबर में, अब आ चुकी है फरवरी, 4 महीने बीत गए। अब ये बाहर निकलते हैं, तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, मर जाना है या मार देना है, ठीक है, जब तक होगा, मतलब मर जाएंगे युद्ध से लेकिन बिना जीते नहीं आएंगे। अब एक बात पर गौर करो कि जयमल राठौड़ है, अब जयमल राठौड़ पैरों में चोटिल है तो ये लड़ नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, अपने भतीजे, कौन, कल्ला राठौड़, तो इनको क्या करते हैं, ये कल्ला राठौड़ अपने कंधों पर बिठा लेते हैं, और अपने कंधों पर बिठाकर कल्ला राठौड़ 2 तलवारें, जयमल राठौड़ अपने दोनों हाथों में 2 तलवारें लेकर युद्ध भूमि में या समर क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। अब ये जहां जहां पर भी जाते तो ये इनका चतुर्भुज जो अवतार था, ये जहां जहां पर भी जाते मुगलिया सेना समूल नाश करता चला जाता। तो ये सारा का सारा जितना भी जो चल रहा है वो कौन देख रहा है, अकबर देख रहा है, मुगल सेना देख रही है। तो इस कारनामे को देखकर भैया जहां भी जाते मारकाट मचाते, और ऐसा लग रहा था मुगल सेना को कि मानो चित्तौड़ की ओर से कोई 4 हाथों वाला पीर उतर आया हो, पीर मतलब कोई देवता उतर आया हो और वो उनकी तरफ से लड़ रहा हो। तो वो मारते गए। अब मारते बहुत घाव हुए, जयमल राठौड़ क्षतिग्रस्त होते गए, और चित्तौड़गढ़ की गणेश पोल एवं भैरव पोल के मध्य एक जगह पर जयमल राठौड़ मूर्छित होकर, मतलब अंततः शरीर त्याग देते और इनका धड़ नीचे गिर जाता है। तो एक जगह तो ये गिर पड़े और इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और बाद में जब ये कल्ला राठौड़ लड़ रहे थे तो इनके लड़ते किसी से ये साबर में आ नहीं रहे थे मुगल किसी सैनिक से, तो पीछे से वार किया जाता है और इनकी गर्दन काट दी जाती है। इनकी गर्दन काटने के बाद भी इनका जो कबंध होता है वो लड़ता रहता है। तो जहां पर इनकी गर्दन गिरी, किसकी, कल्ला राठौड़ की, तो गणेश पोल और भैरव पोल के मध्य जहां पर जयमल का धड़ गिरा और जहां पर कल्ला राठौड़ की गर्दन गिरी, वहां पर इनकी छतरियां स्थित है। तो इस प्रकार से कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो, अब ये फत्ता सिसोदिया भी बड़ा वीरता से लड़ता है और ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब देखो, कहने वाले कहते रहेंगे अकबर को महान, लेकिन ये मेवाड़ की जनता है, ये राजस्थान की जनता है, ये अपनी मातृभूमि, स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियां दी है उन्हीं को महान मानती है। और ये कभी उसके लिए ये जो रचनाकार, साहित्यकार, इतिहासकार होते हैं उनके भरोसे नहीं रही कि वो अपनी कलम चलाएंगे, इनकी महानता लिखेंगे तब हम उन्हें महान मानेंगे। इन्होंने स्वयं ही, यहाँ की जनता ने कल्ला राठौड़ को और जयमल राठौड़ को इतना अमर कर दिया अपनी लोक कथाओं में पिरोकर कि इन्होंने कल्ला राठौड़ को तो लोक देवता ही बना दिया।
भले ही इतिहासकारों ने अकबर को महान कहा होगा, लेकिन आज अकबर का नाम लेने वाला कोई शेष नहीं है। लेकिन आपको राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में कल्ला राठौड़ के चबूतरा अर्थात या इनका धर्म स्थल आपको नज़र आ जाएगा। और यही कारण है कि ये मेवाड़ की जनता है, ये राजस्थान की जनता है, ये अपनी मातृभूमि पर मिटने वाले जो सच्चे शहीद थे, सच्चे जो लोक नायक थे, उन्हीं को ही सर्वदा महान मानती आई है, न कि किसी छलिया दिखावा करने वाले, नरसंहार करने वाले व्यक्ति को। खैर ये वाली बात हो गई कल्ला राठौड़ की। अब कल्ला राठौड़ का अब बाद में अधिकार किसका हो गया, केसरिया समाप्त हो चुका है और 25 फरवरी को 1568 को अकबर का किस पर अधिकार हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। अब लेकिन देखो ये अधिकार 4 महीनों में हुआ, तो अकबर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने एक आदेश दे दिया कत्ले आम अर्थात जो भी मिले मारो काटो, चाहे बच्चा बूढ़ा, चाहे उसका दोष हो ना हो, तुम सीधा मार डालो। और ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन यहां पर 30 से 40 हज़ार लोगों का कत्लेआम अकबर ने करवाया था। तो एक बार जो लोग अकबर को महान बताते हैं वो इस पर गौर करें कि सच्ची में कि ये काबिल हैं। जो एक मासूम से लोगों को, आमतौर पर जब लड़ाइयाँ होती थी तो सेनाएं लड़ा करती थी, आम जनता को बीच में नहीं लाया जाता था। तो ये क्या उस काबिल है, कत्लेआम किया गया। और कत्लेआम के बाद जब राजपूती लोगों में इसका विरोध हुआ, राजपूती रियासतों में, उन्होंने बोला कि भाई ये तो अकबर तो अच्छा आदमी नहीं, और अकबर को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि यार जो मैंने कत्लेआम करवाया तो मेरे पे भारी पड़ गया। तो उन्होंने स्वांग रचने के लिए कि भाई मैं मेवाड़ के जो लड़ाई करने वाले नायक थे उनका भी आदर करता हूं, तो ये स्वांग रचने के लिए, नौटंकी के लिए जो जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ मतलब हाथी पे बैठी हुई मूर्तियां अपने आगरा किले पर द्वार पर लगवा दी। अब देखो ये कोई बात थोड़ी ना होती है, मैं आज आप अपने घर में मस्त हो, मैं बस आपसे अधिक शक्तिशाली हूँ इसलिए आपको मार दूं और बाद में मैं आपकी तस्वीर लगा के ये बोलूँ कि मैं तो आपको बहुत सम्मान करता था। पर लेकिन जो तथाकथित बुद्धिमान उस टाइप के राजपूत या राजपूताना के जो शासक थे, उन मूर्खों को ये इसका तर्क संगत लगा ये कहना कि हाँ भाई ठीक है, इसने गजारूढ़ की मूर्तियां लगा दी तो ये कत्लेआम माफ हो गया, और धीरे धीरे उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जूतियों में बैठना कबूल कर लिया। लेकिन अभी भी राणा उदय सिंह अकबर से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हम आ जाते हैं कल्ला राठौड़। अब कल्ला राठौड़ का क्या होता है, देखो भूलो मत, कल्ला राठौड़ रनेला की इन्हें जागीर मिली थी, रनेला गए थे, शिवगढ़ में रुके थे, कृष्णा कुमारी पर इनका मन आ गया था और कृष्णा कुमारी से इनका विवाह हुआ था। विवाह में ही पता लगा कि भाई चित्तौड़ पर आक्रमण हो चुका है, तो ये वचन देकर आ गए थे कि मैं दोबारा आऊंगा। अब कल्ला राठौड़ के धड़ को अर्थात कबंध को और इनके सिर को ले जाया जाता है रनेला, अंत्येष्टि के लिए, अंतिम क्रिया के लिए रनेला। और उधर से वागड़ से आ जाती है कृष्णा कुमारी, वो भी आ जाती है रनेला, और वो बोलती है कि भाई आपने तो केसरिया कर लिया, लेकिन मुझे तो जौहर करने का सौभाग्य मिला ही नहीं, तो कम से कम अब मैं आपकी देह के साथ सती तो हो सकती हूँ। और वो कल्ला राठौड़ की जो अपना उसका धड़ है और उनकी मुंडी को अपनी गोद में लेकर इनकी चिता पर जीवित बैठ जाती है। तो ये एक सच्चे प्रेम की मिसाल है, जिन्होंने केवल एक दिन साथ नहीं बिताया था, लेकिन अपने पति और प्रियतम की याद में कि भाई ये श्लोक में तो हम साथ रहने का सुख नहीं भोग सके, लेकिन कम से कम हम परलोक में या स्वर्ग में तो आपके साथ साथ रहने का सुख भोग पाएंगे। तो ये यहाँ पे सती हो जाती है। तो ये भी एक प्रेम कथा है जो आपको लोग जोधाबाई की कहानियां तो सुना देंगे, आपको अनारकली वाली भी सुना देंगे, लेकिन ये कहानियां शायद आपको कोई सुनाएगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी होता है। अब आ चुका है अकबर कहां पर, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर नहीं चित्तौड़ पर, और अभी भी संघर्ष जारी है किसका, राणा उदय सिंह का। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ से। तो मित्रों 25 फरवरी 1568 का चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया और वहाँ पर उस अकबर के द्वारा बड़ी संख्या में कत्लेआम करवाया गया। इसके साथ ही साथ मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ नाम आए थे, कल्ला राठौड़, ठीक है, जयमल राठौड़, ये सब मेड़ता के थे, और मेड़ता की थी मीराबाई। तो मीराबाई जयमल राठौड़ कौन थे, मीराबाई के भाई थे, ये छोटे भाई थे। और कल्ला राठौड़ इसके क्या थे, भतीजे थे जयमल के, ये इनके काका लगते थे। इस हिसाब से मीराबाई क्या हुई, मीराबाई बुआ हुई किनकी, कल्ला राठौड़ की। ये संबंध भी कई बार प्रश्न पूछने में आ जाता है। तो मीराबाई कल्ला राठौड़ की बुआ थी, ये काका भतीजे थे, ये भाई बहन थे। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई कि 1568 में जब
अकबर ने चित्तौड़ पर आधिपत्य किया, अधिकार किया, तो उसके समय पे क्या क्या घटनाएं घटी। जब अकबर ने अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद अपने अकबर युद्ध अभियान मतलब राजपुताने के अनेक क्षेत्रों में चलाता रहा। और बाद में 1570 में ये जानने के लिए कि राजपुताने की कौन कौन से रियासत या कौन कौन से शासक अकबर के समर्थन में है और कौन कौन से उसके विरोध में है, अकबर ने नागौर में एक दरबार लगवाया, जो अकबर का नागौर दरबार नाम से भी प्रसिद्ध है। अब नागौर दरबार में कई सारे रियासतों से कई लोग आए। बीकानेर से राव कल्याणमल अपने पुत्रों के साथ है, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ, जो तो इतिहास में पीथल के नाम से जिन्होंने रचनाएं रची है, डिंगल का हीरोज, और भी कई सारे लोग आए। लेकिन मुख्यतः यहाँ पे उदय सिंह चित्तौड़ मतलब मेवाड़ से उदय सिंह नहीं गए, ठीक है, और देवड़ा सुल्तान सिरोही से नहीं गए, देवड़ा सुल्तान और चंद्रसेन मारवाड़ से गए तो थे, परंतु जब इन्हें लगा कि नागौर दरबार में कुछ नहीं हो रहा, अकबर एक राजपूत को दूसरे राजपूत के विरुद्ध ही खड़ा कर रहा है और यहाँ पर किसी का कोई सम्मान नहीं है, ये देखने के बाद ये वहां से छोड़ के चले आए। तो ये घटना उदय सिंह के समय पर घटी थी, जिसमें उदय सिंह शामिल नहीं हुए थे, अकबर का नागौर दरबार। अब इन्होंने क्या किया, उदय सिंह ने जब चित्तौड़ हाथ से निकल गया तो जो एक नया नगर बचाया था, कौन सा, 1559 में उदयपुर, तो इन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान केंद्र कर लिया उदयपुर की ओर और इन्होंने इस उदयपुर नगर का विकास किया। यहाँ पर स्थापत्य का बहुत सारा विकास किया गया, यहाँ पे महल बनाए गए, शस्त्रागार बनाए गए, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा नगर बसाया गया। और नगर बसाने के बाद अपनी मेवाड़ की फिर से सैन्य संगठन प्रारंभ किया गया। तो सैन्य संगठन प्रारंभ किया, अब मेवाड़ फिर से धीरे धीरे सैन्य रूप से संगठित होना प्रारंभ हो जाता है। अब ये उदयपुर नगर का विकास होता गया और अब अचानक समय आ गया 1572 का। तो 1572 में 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी मृत्यु से ठीक पूर्व ये एक ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण मेवाड़ की राजनीति में फिर से उथल पुथल मच जाती है। क्या निर्णय लेते हैं, ये अपनी मृत्यु से पूर्व अपने बड़े और योग्य पुत्र प्रताप की जगह अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बना देते हैं। उत्तराधिकारी बना देते हैं। अब उत्तराधिकारी बना दिया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराणा उदय सिंह पर जो भटियाणी रानी थी, कौन, धीर कुंवर, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उनके प्रभाव के कारण ही ये जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। और बाद में जब महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता तो सिसोदिया सरदार सारे के सारे नाराज हो जाते हैं और गोगुंदा में जब यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहीं पर अखेराज जो सोनग्रा थे उनके द्वारा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और बाकी सारे सिसोदिया सरदारों के द्वारा ये जगमाल ठीक प्रवृत्ति का नहीं होता, विलासिता और थोड़ा कायर टाइप का व्यक्ति होता है, तो इसको अपदस्थ करके महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। फिर से मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप होते हैं उनका राज्याभिषेक फिर से वहाँ होता है, वो एक अलग विषय है। अब हम महाराणा प्रताप के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से 1572 में राणा उदय सिंह का अंत हो जाता है। तो राणा उदय सिंह की जीवन की जितनी भी घटनाएं थी, प्रमुख घटनाएं, मैंने कोशिश किया कि कम से कम समय में ठीक प्रकार से उनका मैं किस प्रकार मैं आपके साथ उनका जिक्र कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त मैंने महाराणा उदय सिंह के साथ साथ आपको मालदेव राठौड़ के भी कई बातें आपको बताता गया हूं। तो 5 मिनट का समय हम और लेंगे और मालदेव राठौर और उदय सिंह की कुछ एक ऐसी बातों की हम तुलना कर लेते हैं या ऐसी बातें देख लेते हैं जो दोनों में काफ़ी समानता दिखाती है। क्या है, 5 मिनट का समय उस पर देते हैं हम। तो मित्रों, अब हम तुलना करते हैं मालदेव राठौड़ और उदय सिंह के बीच ऐसी कौन सी समानताएं थी जो इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बनाती है, एक जैसी सी बातें। देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ मालदेव राठौड़ और इधर लिख देता हूँ मैं राणा उदय सिंह। इनका शासनकाल था 1532 से 1562 तक और इनका शासनकाल मैं 1540 से लूँगा, 1540 से 1572 तक। पहली बात तो ये कि ये समकालिक थे। देखो, एक ही समय थे दोनों के दोनों। शुरू में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में मैत्री संबंध थे, बाद में खटास आ गई। खटास किन कानून से आई, उनका जिक्र मैं कर चुका हूँ। पहली बात तो ये कि जो जैसलमेर के लूणकरण भाटी थे, करण भाटी, उनकी पुत्री थी, पुत्री नंबर 1 उमादे।
जो रूठी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है इतिहास में, उससे विवाह हुआ था मालदेव राठौड़ का। और जो दूसरी नंबर की पुत्री थी इनकी उसका नाम था धीर कुंवर। उनका विवाह हुआ था उदय सिंह से। तो एक तरीके से लूणकरण जी के दामाद मालदेव जी भी थे और लूणकरण जी के दामाद उदय सिंह जी भी थे। दूसरी बात ऐसी ही, जैत्र सिंह, ये वही जैत्र सिंह से जो मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ चला गया था, उसकी पहली पुत्री थी स्वरूप दे, इससे विवाह हुआ था मालदेव राठौड़ का। और इसकी दूसरी पुत्री थी छज्जाबाई, जिससे विवाह हुआ था किसका? उदय सिंह का। तो जैत्र सिंह के दामाद मालदेव राठौड़ भी थे और जैत्र सिंह के दामाद उदय सिंह भी थे, ठीक है साहब। अब ये स्वरूप दे वही स्वरूप दे है जिसका बहुत प्रभाव था मालदेव राठौड़ पर, और जिसके कहने पर ही मालदेव राठौड़ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की जगह पर अपने छोटे पुत्र राव सिंद्र सेन को उत्तराधिकारी बनाया। तो ज्येष्ठ पुत्र की जगह छोटे पुत्र को क्या किया इन्होंने? उत्तराधिकारी बनाया। अधिकारी, ऐसा ही काम इन्होंने किया राणा उदय सिंह ने। और इन्होंने किसके कहने पे किया? ये धीर कुंवर के कहने पर, भटियाणी रानी के कहने। तो ये समानता है। इनका एक पुत्र था, एक पुत्र ने आजीवन अकबर से संघर्ष किया, अकबर से संघर्ष किया। वो कौन था? इधर तो था चंद्रसेन, दर दर भटका, जंगलों में भी निर्वासित जीवन यापन किया। और इधर था महाराणा प्रताप, इन्होंने भी ऐसा ही जीवन जिया, ठीक है। तो अगर चंद्रसेन पहले आ गए थे ये सब काम करने वाले, तो इसलिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है या फिर प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश इन्हें वो प्रसिद्धि या वो सफलताएं हासिल नहीं हुई जो प्रताप को हासिल हुई। तो एक ये भी समानता है कि दोनों के एक एक पुत्र ने अकबर से आजीवन संघर्ष किया। उसके अतिरिक्त इनके कुछ पुत्र अकबर की शरण में गए और इनके भी कुछ पुत्र जगमाल आदि अकबर की शरण में चले गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल समानता दिखाती है हमें कि काफ़ी बातें हमें मालदेव राठौड़ और राणा उदय सिंह में समान देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त 1544 में शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। कौन भेजा था जोधपुर? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद खवास खां को भेजा गया था जोधपुर की ओर, और उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। और इधर चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां इन्होंने खुद ही भिजवा दी थी, तो चित्तौड़ पर भी इसका अधिकार हो गया था शेरशाह सूरी का। और यहाँ पर किसको नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने? खवास खां को। तो एक तरीके से एक ही व्यक्ति खवास खां का एक ही समय पर दोनों पर अधिकार हो गया। और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर अभियान में, तो दोनों ने ही ज़्यादा समय गंवाए बिना फिर से अपने जो खोए हुए क्षेत्र थे उनको पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये कुछ बातें थी तो दोनों में समानता पैदा करती थी। तो ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो मेवाड़ का सच्चा योद्धा है या फिर ऐसा सेनानायक जो अपने समय के लोगों को भी प्रेरणा देता रहा और उसके बाद भी निरंतर आज तक और आगे आने वाले समय में भी लोगों का सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उन महाराणा प्रताप के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।